तो नाउन सक्सेस स्टोरीज। बाकी है कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो जीके का बैच होता है बड़ा ही एक्सटेंसिव किस्म का होता है। बहुत सारी एकेडमीज के अंदर जीके का ये कंसेप्ट है कि जी 30 35 40 लेक्चर दे के उसके बाद जीके से आप फ्री हो जाते हैं, ऐसा कोई सीन नहीं है। जीके में कम से कम जीके को कवर करने के लिए आपको 2 घंटे का लेक्चर चाहिए और वो 100+ लेक्चर्स होने चाहिए तमाम सब्जेक्ट्स के। तो तब जाके आपको टोटल तमाम सब्जेक्ट्स के 100+ लेक्चर्स होने चाहिए, तब तमाम जाके कवर होते हैं। तो अल्लाह का शुक्र है कि पीएमएस ट्रैक रिकॉर्ड है पिछले पीएमएस, उससे पिछला पीएमएस किसी में 72, किसी में 82 क्वेश्चंस आ रहे हैं, स्टूडेंट्स एलोकेट हो रहे हैं, अल्लाह का शुक्र है। मेरा काम रास्ता दिखाना होता है, आप लोगों का काम होता है मेहनत करना। आप लोग मेहनत करते हैं और निकल जाते हैं अपनी, हम लोग तो बस एवं ही खामखा का एक सक्सेस स्टोरी बताते हैं। मेहनत तो असल आप लोगों की होती है। और मेरा काम आपको रास्ते पे चढ़ा देना है, गाइड करना है, पढ़ाना है, चीजें समझानी है। और आज की क्लास एक डेमो क्लास होती है, जिस डेमो क्लास का मकसद ये होता है कि उसमें मैं आपको ये बताता हूँ कि हमारा जो सिलेबस है उसके अंदर क्या क्या चीजें शामिल होंगी, कितने सारे सब्जेक्ट शामिल होंगे, प्लस उन सब्जेक्ट्स की डिटेल क्या क्या होएगी और किस किस तरह से हम कवर करेंगे। याद रहे कि मैं रिकॉर्डेड लेक्चर प्रोवाइड नहीं करता। हाँ, बहुत कोई अर्जेंट कोई सिचुएशन आ जाए तो फिर मैं रिकॉर्डेड लेक्चर दे देता हूँ, उसमें कोई मजाक वाली बात नहीं है। और मैं अलाउ भी नहीं करता किसी को कि कोई लेक्चर रिकॉर्ड करे। हर सी बात है, वो डिसऑनेस्टी हो जाती है। और क्योंकि बहुत सारे केसेस रिपोर्ट हुए थे, स्टूडेंट्स लेक्चर रिकॉर्ड करके आगे भेज देते हैं, वो भी बड़ी डिसऑनेस्टी वाली बात है, बड़ी डिस्गस्टिंग किस्म की बात होती है वो टीचर को फ्रॉड करना। तो मेरा तो काम आप लोगों को, सीधे फीस भी बड़ी कम से कम रखी हुई है, अदरवाइज 100 लेक्चर में, इतनी डिटेल्ड लेक्चर में कोई इतना नहीं पढ़ाता। मेरा मकसद आप लोगों को लूटना नहीं होता। मेरा मकसद ये है कि यार आप लोगों को एक रिस्पॉन्सिबल बंदा, वही जो जो फीस देता है ना, आपको पता है कि वही थोड़ा बहुत रिस्पॉन्सिबल होता है, बगैर फीस वाले का भी रिस्पॉन्सिबल नहीं हो सकते। तो बाकी ये है कि मेहनत आप लोगों ने यार करनी है। बैशिंग लोग आपके ऊपर करते रहेंगे। ये 1 मिनट का लेक्चर सुन लें, उसके बाद फिर मैं शुरू करने लगा हूँ। बैशिंग हमारे ऊपर भी बड़ी होती थी। और शायद सिविल सर्विस में आने के बाद भी लोग आपको क्रिटिसाइज करते ही रहते हैं जिंदगी में ना, आपको कभी चुप नहीं होते। तो कभी भी लोगों को ना देखें, कभी लेट डाउन कोई आपको करता है तो उसको कोई नेगेटिविटी फैलाता है आपकी लाइफ में, कोई नेगेटिव आदमी है, उसको उससे परे होनी है। कोशिश करें ऑनलाइन लर्निंग की तरफ भी थोड़ा बहुत आपका है, ताकि आप लोग उधर भी वो अपना अपने आप को स्टेबल कर सकें और मेहनत करें। 6 से 8 महीने की गेम होती है। 6 से 8 महीने के अंदर आप यूं पेपर पास करके निकल जाते हैं और एलोकेट हो जाते हैं। और सोर्सेज में आपको बता दूंगा कहाँ कहाँ से अपनी तैयारी करनी है। आई डोंट रिकमेंड एनी बुक एक्सेप्ट ऑफ पास पेपर्स। और उसके अलावा जो मेरे लेक्चर्स होते हैं दे आर मोर देन इनफ। तो आइए शुरू करते हैं आज की हमारी जो डेमो क्लास है। डेमो क्लास के अंदर हमने टोटल सब्जेक्ट्स को डिस्कस करना होता है कि पहले दफा हम क्या पढ़ेंगे, उसके बाद कौन सा सब्जेक्ट पढ़ेंगे, फिर कौन सा सब्जेक्ट पढ़ेंगे। और इन 100 डेज, 90 डेज या 100 डेज का हमारा सेशन मंडे टू फ्राइडे होता है, 8 से 10 बजे होता है। और 2 2 घंटे की, 2.5 2.5 घंटे की, समटाइम 3 3 घंटे की भी क्लास चली जाती है, कभी 1.5 घंटे की क्लास चली जाती है। तो 2 घंटे आप समझे मस्ट है। शुरू करते हैं। पहला ईडीएस है। ईडीएस के अंदर 4 चीजें आ जाती हैं। और आज मैं जरा आपको नोट आज करने की कोई जरूरत नहीं है, कोई बंदा आज की लेक्चर कोई नोट नहीं करेगा डेमो का। इसके बाद भी आप लोगों की रेगुलर क्लास है 8 से 10 बजे। तो आप लोगों के लिए तो 3 घंटे वाली क्लास है ना। तो क्या कहते हैं, कोई बंदा आज ये अभी 7 से 8 बजे तक कोई नोट नहीं करेगा। जब हम रेगुलर लेक्चर शुरू करेंगे फिर भले आप नोट करना शुरू कर दें। तो ईडीएस में सिर्फ सुनते जाएं। ईडीएस के अंदर 4 चीजें होती हैं, जिसके अंदर हमने बायोलॉजिकल साइंसेस, फिजिकल साइंसेस, केमिकल साइंसेस और बायोलॉजिकल साइंसेस, केमिकल साइंसेस, फिजिकल साइंसेस और इन्वायरमेंटल साइंसेस, ये चारों चीजें हमने कवर करनी होती हैं एडीएस के पेपर में। और अगर हम बायोलॉजिकल साइंसेस की तरफ जाएंगे तो उसमें जो हम सेल से वो शुरू करते होते हैं। और उसके अंदर हम ह्यूमन फिजियोलॉजी जो है वो सारी की सारी डिस्कस करते होते हैं। और जितने हमारे ह्यूमन बॉडी के सिस्टम है उन्हें बड़ी डिटेल में हम डिस्कस करते होते हैं, विद पिक्टोरियल एविडेंस एंड मैप और डायग्राम्स के साथ और सब चीज़ों के साथ। जिस तरह कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, रिस्पिरेटरी सिस्टम है, नर्वस सिस्टम है, यूरिनरी सिस्टम है,
इम्यून है, लिम्फेटिक सिस्टम है, मस्कुलोस्केलेटल है, एंडोक्राइन सिस्टम है, और इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम है। उसके बाद आपका रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी हम पढ़ लेते होते हैं। तो ये कोई अच्छे खासे 10-12 सिस्टम्स बन जाते हैं ह्यूमन बॉडी के, जो हमने पढ़ने होते हैं फिजियोलॉजी के अंदर। इसी तरह आपका सेंसेस है, हमारी हमारी सूंघने की आई, ईयर, नोज, टंग और टीथ, और ये सारा कुछ हमने पढ़ना होता है डिटेल के अंदर, हमने डिस्कस करना होता है। आई है तो हम उसकी पिक्चर बना के एक एक चीज वहां से डिस्कस करते हैं, एयर का भी इसी तरह से, नोज भी इसी तरह से, आपका आपका टंग भी इसी तरह से, और सारे के सारे सिस्टम्स भी इसी तरह से। बैलेंस डाइट आ जाती है। बैलेंस डाइट के अंदर हमने देखना होता है कि मैं हमारी बॉडी को, जो हम डेली की बेसिस पे खाते हैं, जो जो चीज़ें हमारी एक बीएमआई के मुताबिक, जितनी हमारी बॉडी को, जो हमारा बॉडी मास इंडेक्स है उसके मुताबिक हमारे कितनी कैलोरीज दरकार होती हैं, वो कैलोरीज कहाँ कहाँ से आती हैं। खास तौर पे प्रोटीन्स हम देखेंगे, लिपिड्स, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स, कार्ब्स वगैरह, मिनरल्स वगैरह हो गए, फाइबर्स वगैरह हो गए, वाइटामिन हो गए। ठीक है जी। और डाइटरी बहुत सारी फूड है, और इसी तरह से आपकी पानी शानी हो गया, और बहुत सारी और चीजें हैं। तो ये जितना भी है, हम बैलेंस डाइट को पढ़ेंगे। उसके बाद फिर हम सेल और उसका सारा स्ट्रक्चर, और फिर किंगडम और प्लांटिया, और किंगडम एनिमलिया, और किंगडम प्लांटिया और प्लांटिवरा, इनको पढ़ेंगे। इस तरह से इंस्ट्रूमेंट्स हैं, कुछ कुछ ड्रग्स हैं, कुछ वाइटामिन, जिस तरह फैट सोल्यूबल है और वाटर सोल्यूबल हैं। AED के और B1, B2, B3 से शुरू करके B12 तक हम जाएंगे। इसी तरह से हमारी जो सॉइल है वो भी, और डिजीज हैं हमारी को 50, 100 के करीब डिजीज डिजीज को हम पढ़ेंगे, कॉमन डिजीज, उनकी वजूहत क्या होती हैं, और फूड डिटोरेट क्यों होती है, फूड के प्रिजर्वेशन मेथड्स कौन कौन से हैं। ये हमारा सारा बायोलॉजिकल वाला है ना पोर्शन, सारे का सारा। ये सिर्फ एक पोर्शन है जो मैंने आपको बताया है। इसी तरह केमिकल साइंस है। इसी तरह केमिकल साइंस के अंदर हमने बेसिक कॉन्सेप्ट्स केमिस्ट्री के देखने होते हैं, एटम का स्ट्रक्चर देखना होता है, रेडियो एक्टिविटी देखनी होती है, और जो क्या कहते हैं, मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटालाइट्स वगैरह होते हैं, उनको देखना होता है, गैसेस, लिक्विड, सॉलिड्स, तीनों जो, और प्लाज्मा, चार मैटर की स्टेट्स होती हैं, हमने इन चारों को देखना होता है। वाटर की प्रॉपर्टीज को देखना होता है, थर्मोमेट्री के स्केल्स वगैरह हैं, और इनऑर्गेनिक, थोड़ा बहुत ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को भी देख लेंगे, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री को भी देख लेंगे, और इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री भी उसके अंदर शामिल होती है, उसको भी देख लेंगे। तो इसी तरह से केमिकल्स के अंदर बॉन्ड्स वगैरह भी आ जाते हैं, हम उनको भी देख लेंगे, कोविलेंट, और क्या कहते हैं, इसी तरह से आपका जो फिजिकल साइंस है, फिजिकल साइंस के अंदर हमारी पूरी की पूरी यूनिवर्स आ जाती है, और एक फिजिकल साइंस के अंदर, और जिसके अंदर हमने पूरा सोलर सिस्टम हमने डिस्कस करना होता है बहुत ज्यादा डीपली और डिटेल के अंदर। इसी तरह से हमारी अ, उसके अंदर फिर फिजिक्स आ जाती है, इसमें स्केलर वेक्टर क्वांटिटीज होती हैं, और मास और वेट का डिफरेंस होता है, और उसके अलावा न्यूटन के तीनों मोशन के लॉज हैं, टार्क, मोमेंटम है, ग्रेविटेशन आ जाती है, वर्क एनर्जी आ जाती है, फोर्सेस आ जाती हैं, जिस तरह सेंट्रीपिटल फोर्स है, सेंट्रीफ्यूगल है, और क्या कहते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स हो गई आपकी, आपकी जनाब एनर्जीज हैं, पोटेंशियल एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी है, और सोलर एनर्जी है, मैकेनिकल एनर्जी है, केमिकल एनर्जी है, बहुत सारी टाइप्स, वो भी हम देख लेंगे। इसी तरह हम फ्रीक्वेंसी के ऊपर चले जाएंगे, साउंड वेव्स के ऊपर, क्योंकि वहां से भी एक आध MCQ आ जाता है। करंट और इलेक्ट्रिसिटी को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, उसके बाद इलास्टिसिटी है, विस्कोसिटी है, पावर है, सर्किट्स, थोड़ा बहुत वो भी हो, कैपेसिटर्स, इंसुलेटर्स वगैरह हो गए, ऑप्टिक्स वगैरह, डिवाइसेस वगैरह हैं, लेंसेज वगैरह हैं, कंडक्शन और कन्वेक्शन और रेडिएशन वगैरह है, एक पूरा का पूरा टॉपिक है। तो ये सारा कुछ हम पढ़ेंगे। और इसी तरह से हमारा सोलर सिस्टम और यूनिवर्स की जो कंपोजिशन है, और वो भी इन्वायरमेंटल के अंदर जितने भी इन्वायरमेंट के अकॉर्ड्स, एग्रीमेंट्स हैं, हम अर्थ समिट से, रियो समिट से स्टार्ट करते हुए पेरिस क्लाइमेट अकॉर्ड, COP27 के ऊपर जाएंगे। और इसी तरह से हमने इन्वायरमेंटल की जितनी भी लेयर्स हैं, ट्रोपो से स्टार्ट करके ट्रोपोस, स्ट्रेटोस, उसके बाद आपकी मीजो है, उसके बाद थर्मो है, एक्सो है, तो ये पांचों लेयर्स हम पढ़ेंगे। उसके बाद अर्थ का कोर, मेंटल क्रस्ट, वो भी हम डिस्कस करेंगे, उसके अंदर क्या क्या चीजें हैं, अर्थ को कैसे आते हैं, नेचुरल डिजास्टर्स, बहुत सारा कुछ है इसके अंदर। ये सिर्फ EDS है जो हमने पढ़नी है, जो मैंने अभी आपको बता दी है। ये हमारा एवरीडे साइंस का एक सिलेबस होगा, एवरीडे साइंस का, जो कि हमने पूरे अपने कोर्स के ड्यूरेशन में हमने कवर करना है। लाइक वाइज EDS के बाद अगर मैं इस्लामियत को, बल्कि पाकिस्तान अफेयर्स को या इंडो पाक हिस्ट्री को डिस्कस करूं, जो दूसरा हमारा 10 के सब्जेक्ट करीब हमने पढ़ने होते हैं। इंडो पाक हिस्ट्री के अंदर हमने
सबसे पहले हमने सिविलाइजेशंस को, हिस्ट्री के अंदर हमें सबसे पहले सिविलाइजेशंस को देखना होता है। सुमेरियन सिविलाइजेशन वाज द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन, वहां से हम अपना काम को शुरू करेंगे। उसके बाद इजिप्शियन सिविलाइजेशन है, मेसोपोटामियन है, ईरानियन है, चाइनीज है, और आपकी चाकिया है। उसके बाद आपके जो ये इंडस वैली सिविलाइजेशन आ जाती है, ये हो गई। उसके बाद मौर्यन एम्पायर पूरी की पूरी हम देखेंगे यहाँ पे। उसके बाद आपकी जो रोमन एम्पायर है, जो कि बैजेंटाइन एम्पायर में बाद में कन्वर्ट हो जाती है, उसको हम बाद में देखेंगे। वो करते कराते हम पहुंच जाएंगे अराइवल ऑफ इस्लाम सब कॉन्टिनेंट, उबैदुल्लाह बदील और मोहम्मद बिन कासिम तक। मोहम्मद बिन कासिम के दौर से लेकर राजा दायर और उसका बाप चच, वहां से हम उनकी हिस्ट्री शुरू करेंगे। और उनकी इन्वेजन्स को डिस्कस करेंगे कि कितनी इन्वेजन हुई, एंड हाउ ही वाज, मोहम्मद बिन कासिम वाज ब्रूटली किल्ड बाय द उमैया किंग, जो सलमान बिन अब्दुल मलिक था, उसने उसको कत्ल कर दिया था बाबुल्लाह के ना, वलीद का भाई था। लाइकवाइज उसके बाद गजनवी पूरे का पूरा एरा आ जाता है, 977 से लेकर 1186 तक गजनवी डायनेस्टी आ जाती है। गजनवी के अंदर जो मेन कैरेक्टर है वो तो हम अलबतगीन से शुरू करेंगे, सुबक्तगीन, और वहां से फिर महमूद गजनवी के 17 अटैक्स और उसकी पूरी डिटेल और पूरी हिस्ट्री, और 1186 तक। उसके बाद फिर गजनवी के बाद गौरी है, शाहबुद्दीन गौरी, 1186 से लेकर 1206 तक। तो ये दो दो डायनेस्टीज जो कि अब्बासियों के दौर में चली, क्योंकि ऊपर अब्बासियों का दौर था वहां पे अरब के अंदर, और अब्बासियों का जो दौर है वो चला है आपका 750, 661 से लेकर 750 तक। ये उमैया का दौर चला है, उमैयाद का दौर चला है। उमैया के बाद अब्बासी हैं, 750 एडी से शुरू करके 1258 हलाकू खान ने आके इनको खत्म किया था। उसका पोता था अब्दुल्ला खान, अब्दुल्ला, उसने आके बड़ा अटैक करके अब्बासी डायनेस्टी को खत्म किया था। ये अब्बासी डायनेस्टी है। अच्छा, इंडो पाक के अंदर और जो चीजें हमने पढ़नी है वो है दिल्ली सल्तनत। जो दिल्ली सल्तनत है वो 1206 से स्टार्ट होती है और 1526 तक जाती है। यानी कि इस दिल्ली सल्तनत के अंदर तकरीबन कोई पांच अ, सल्तनतें और आ जाती हैं। पांच सल्तनतों के ऊपर ये मुश्तमिल मुहित है, जिसमें खास तौर पे स्लेव डायनेस्टी है, जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू की थी, जो कि पोलो खेलते हुए मरा था। उसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। 1206 से लेकर 1290 तक ये स्लेव डायनेस्टी जाती है। उसमें शमसुद्दीन अल्तमश भी है, रजिया सुल्ताना भी है, और मुइजुद्दीन कैकबाद तक ये सिलसिला जाता है। इसी तरह से खिलजी आ जाते हैं। इन्हीं के अंदर कंटिन्यूएशन में दूसरे खानदान खिलजी है। खिलजी 1290 से शुरू करके 1320 तक जाता है, और वो इन्हीं के ही आगे ऑफ शूट्स थे, यानी कि इन्हीं के नॉट ऑफ शूट्स बल्कि इन्हीं के जर्नैल थे, अलाउद्दीन खिलजी वगैरह और जलालुद्दीन, और जिन्होंने खिलजी डायनेस्टी की बुनियाद रखी, और ये सारा सिलसिला चलता रहा उसी तरह से। उसके बाद तगलोक आ जाते हैं 1320 से लेकर 1413 तक, तकरीबन कोई 93 ईयर्स तगलोक आ जाते हैं। मोहम्मद तगलक और यूना खान और ये सारे। इसी तरह से उसके बाद सैयद डायनेस्टी आ जाती है। सैयद डायनेस्टी वो टाइम था जब जब आपके 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 मंगोलों ने आके यहाँ पे अटैक्स किए थे, तो वो सारी की सारी सैयद डायनेस्टी आ जाती है। खिजर खान मुल्तान का गवर्नर जब बना था, तो 1414 से लेकर 1451 तक जाती है, 1414 से लेकर 1451 तक। उसके बाद फिर बेलो लोधी और लोधी खानदान का सिलसिला शुरू हो जाता है। आखिरी डायनेस्टी जो है वो लोधी है, इसकी 1526 तक जाती है, 1451 टू 1526 तक। और लोधियों को फिर आके डिफीट करता है मुगल। तो उसके बाद फिर मुगल एरा आ जाता है, मुगल एरा शुरू होता है 1526, जब जहीरुद्दीन बाबर फरगाना से उठ के आया था। उसकी पूरी हिस्ट्री, फरगाना में कैसे कैसे उसकी जंगें होती रही, कब कब कैसे कैसे उसको डिफीट हुई। तो 1526 से काम उसका शुरू हुआ था, और उसके बाद ऑनवर्ड्स सिलसिला चलता गया। 1513 में जाकर उसकी डेथ हो गई ड्यू टू मल्टीपल वॉर्स। वो काफी ज्यादा उसने वॉर्स वगैरह वेज की थी, और उसके बाद उसको बीमार हुआ और उसकी डेथ हो गई। तो 1526 से लेकर 1530 तक तो ज़हीरुद्दीन बाबर है। उसके बाद 1530 से लेकर 1540 तक उसका बेटा आ जाता है हुमायूं। इसके चार बेटे होते हैं बेसिकली ज़हीरुद्दीन बाबर के ना। हुमायूं है, अस्करी है, हुंदल है, और कमरान मिर्जा है। तो ये चार बेटे थे, और चारों ने फिर एक एक करके, इनकी जब मैं डिटेल पढ़ाऊंगा ना, अभी तो सिर्फ वैसे आपको एक ऊपर ऊपर टॉपिक का नाम बता रहा हूँ। इनकी डिटेल हमने बाद में पढ़नी है। जैसे हमें 1-2 घंटे का टॉपिक चाहिए सिर्फ
सिर्फ अकबर को पढ़ते पढ़ते, बल्कि जहीरुद्दीन बाबर को पढ़ते पढ़ते। जहीरुद्दीन बाबर का 4 साल का टेन्योर है, एंड यू नीड 2 आवर्स एटलीस्ट टू कवर हिज टेन्योर, या उसकी पूरी हिस्ट्री से लेकर और एंड तक। इसी तरह से उसके बाद सूरी आ जाते हैं, सूरी डायनेस्टी आ जाती है, शेरशाह सूरी। 1555 तक शेरशाह सूरी की डेथ हो जाती है 1545 में। उसने बड़ी सारी रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस करवाई थी, और रेवेन्यू सिस्टम के अंदर खास तौर पे, और बड़ी सारी रिफॉर्म्स थी जो कि शेरशाह सूरी ने इंट्रोड्यूस करवाई, जीटी रोड बनवाई, रुपया करेंसी मुताबिक करवाई, बहुत कुछ उसने काम किया था। उसके बाद आगे हम चलते हैं, और फिर उसके बाद आदिल सूरी, सिकंदर सूरी आ जाते हैं इसके बेटे। उसके बाद फिर हुमायूं वापस आता है, क्योंकि हुमायूं भाग जाता है, उसको भगा दिया जाता है, शेरशाह सूरी भगा देता है उसको ईरान, ईरान से फिर काबुल चला जाता है और बादशाह बन जाता है। 1555 में वापस आता है, और उसके बाद फिर ऑनवर्ड्स वो कंटिन्यू करता है। 1556 तक उसकी डेथ हो जाती है सीढ़ियों से गिर के, और 1556 के बाद उसका बेटा जो है अकबर, वो हो जाता है 1605 तक। तो अकबर की एज तो तब 14 ईयर्स होती है। बैरम खान उसको कंट्रोल कर रहा होता है, या उसकी जो जो उसकी जो मदर थी, एक दाई टाइप, वो थी महामांगा, वो उसको करती होती है, तो देखभाल उसकी करती होती है। लेकिन अकबर ने जितनी रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस करवाई हैं, रिलीजन्स को इंटरमिंगल करके और इस्लाम के अगेंस्ट एक और रिलीजन खड़ा करके, जिसको दीन इलाही या दीन कुबरी कहते थे, वो उसने बड़ा गलत काम किया था। उसके 9 रत्न बड़े मशहूर हैं, वो सारे का सारा अकबर की इन्वेजन्स, बलूचिस्तान से लेकर उसने इंडिया के साउथ के इलाकों तक को फतह किया हुआ था, और इधर से केपी के पेशावर से लेकर सारे का सारा दिल्ली उसके पास, और सारा सेंट्रल इंडिया तक, और ईस्टर्न इंडिया का जो पार्ट बनता है वो सारे का सारा उसके पास था। तो अकबर के पास, अकबर का बड़ा लंबा टेन्योर भी काफी ज्यादा गुजरा है, और उसने हर मजहब में शादियां शादियां की हुई थी। अकबर के बाद जो उसका बेटा है वो जहांगीर आ जाता है 1605 से 1627 तक। ये वही शेखू हिरन मीनार वाला है। और जहांगीर, इसका जो अदब था वो बड़ा मशहूर था। और उसके बाद शाहजहां आ जाता है, शहाबुद्दीन मोहम्मद शाहजहां 1628 से लेकर 1658 तक। ये ग्रेट बिल्डर है, ताजमहल इसी ने बनाया था, इसकी बेगम बेगम से बड़ी मोहब्बत करता था, अर्जुमंद बानो से। ये सारा कुछ पढ़ाऊंगा आपको। इसी तरह से उसके बाद औरंगजेब आलमगीर आ जाता है 1650। सिंगल शॉट ब्लैक कॉफी एक बना दें। इसी तरह से एक आपका शहाबुद्दीन शाहजहां जो है, उसके मरने के बाद उसका बेटा, क्योंकि उसके बेटे भी 3-4 बेटे थे उसके, और चारों में लड़ाइयाँ होती थी, खासतौर पे दारा और औरंगजेब आलमगीर, और शुजा और मुराद, और इन सब में लड़ाइयाँ शड़ाइयाँ जारी रहती थी। तो औरंगजेब आलमगीर जो था, वो जाहिर सी बात है, उसने बड़ा अच्छा टेन्योर काटा है, लेकिन उसने कोई नमाज भी नहीं छोड़ी, ना कोई भाई छोड़ा है। उसके 1658 से उसका टेन्योर स्टार्ट हुआ, 1707 तक उसका टेन्योर जारी रहा। तो इस दौरान उसने जितनी भी अकबर की पॉलिसीज थी, जितनी भी मजहबी पॉलिसी थी, सारी की सारी उसने रिवर्ट करवाई, और मंदिर काफी ज्यादा तोड़े, और एक ऑर्थोडॉक्स किस्म का एक मुसलमान था। उसकी दक्कन पॉलिसी बड़ी मशहूर थी, और काफी ज्यादा। इसी तरह से आपका उन्हीं दिनों में आपने देखा होगा कि जो 1600 है उसके अंदर इसमें कंपनी बनी, और 1608 के अंदर पहली दफा इंडिया के अंदर आई, सूरत में आई ईस्ट इंडिया कंपनी। और उसने आते साथ यहाँ पे अपने फुट स्ट्रॉन्ग करना शुरू कर दिए थे। उससे पहले जो थे वो पुर्तगीज यहाँ पे आए हुए थे, और पुर्तगीज ईस्ट इंडियन डच कंपनी यहाँ पे आई, और वो काफी ज्यादा फैल गई, क्योंकि जो क्या कहते हैं, इसी तरह से आपका जो डच थे वो भी यहाँ पे थे। उसके बाद ब्रिटिशर्स यहाँ पे थे। वो पढ़ाऊंगा कैसे कैसे उन्होंने आके यहाँ पे रूल किया है, किस किस तरह से फिर एंग्लो मुगल वॉर चलती रही है। चाइल्ड वॉर जिसको कहा जाता था 1686 से लेकर 1690 तक। और फिर बाद में उन्होंने बड़ी कुवत के साथ अटैक किए बहुत ज्यादा बाद में, और काफी ज्यादा लड़ाइयाँ हुई। इसी तरह फिर मुगल जो सल्तनत है वो डिक्लाइन की तरफ चली गई बाद में, जिसमें बहादुर शाह आया वन, जहांदार शाह आया, फर्रुखसियार आया, रफीउद्दर्जात, शाहजहां टू, मोहम्मद शाह रंगीला, अहमद शाह बहादुर, आलमगीर टू, शाहजहां थ्री, शाह आलम टू, मिर्जा अकबर शाह टू, बहादुर शाह जफर। और बहादुर शाह जफर का 1837 से लेकर 1857 तक उसका टेन्योर हो जाता है। ये सारे के सारे मैं आपको पढ़ाऊंगा कि ये तमाम पिट्ठू थे ब्रिटिशर्स के, और इनको रेजिस्ट भी नहीं कर सके, रोक भी नहीं सके। ब्रिटिशर्स ने आते साथ ही अपनी बहुत ज्यादा लड़ाइयाँ करना शुरू कर दी। एक तो इनको बैटल ऑफ करनाल हुई, जो कि यहाँ से नादिर शाह ने उधर से ईरान से उठ के हमला कर दिया था 1739 में।
वो भी बहुत बड़ी मुगलों के ऊपर बड़ी एक बड़ी भारी साबित हुई। इसी तरह से आपकी जो एंग्लो फ्रेंच वॉर्स हैं, वो भी आपस में चलती रही, जो कर्नाटिक वॉर्स कहा जाता है। फिर पानीपत की वॉर्स, 3 वॉर्स हैं, 1526, 1556 और 1761, डिटेल में पढ़ाऊंगा। इसी तरह से चारों रिफॉर्मर्स हैं हमारे, शेख अहमद सरिंदी हैं, शाह वलीउल्लाह हैं, सैयद अहमद शहीद हैं, सर सैयद खान है, ये भी हम पढ़ेंगे। उसके बाद बंगाल एक रियासत बन जाती है। और बैटल ऑफ प्लासी 1757 की, रॉबर्ट क्लाइव, उसको हम पढ़ेंगे क्या करेक्टर था। बैटल ऑफ बक्सर 1764 वाली। फिर उसके बाद गवर्नर जनरल जो कि फोर्ट बंगाल की प्रेसिडेंसी बन जाती है 1773 के अंदर। ठीक है, पंजाब तो आपका बना है सुबह 1849 में जाके। इसी तरह बहुत सारे एक्ट दिए इन्होंने, ब्रिटिशर्स ने, यहाँ के लोगों को कंट्रोल करने के लिए। रेगुलेटिंग एक्ट है 1773 का। पेट्स इंडिया एक्ट है 1784 का, जिसको ईस्ट इंडिया एक्ट भी बोलते थे। उसके बाद सिविल सर्विसेज की यहाँ पे बुनियाद रखी गई, ब्रिटिशर्स राज यहाँ पे बाकायदा तौर पे। उसके बाद मैसूर की रियासत बनी, फिर मराठा स्टेट बनी, सब्सिडायरी सिस्टम रखा गया। अमृतसर की ट्रीटी रखी गई 1809 के अंदर, वो भी बताऊंगा आपको। महाराजा महाराजा रंजीत सिंह का दौर है 1799 से लेकर 1839 तक, पंजाब के ऊपर ही रूल्ड पंजाब फॉर 40 ईयर्स। उसके बाद फिर उसके बच्चे हैं, उनमें लड़ाइयाँ शड़ाइयाँ हुई। फिर ब्रिटिशर्स आए 1846 में आकर, उन्होंने फाइट की और 18 कश्मीर को खरीदा गया, सिखों ने खरीदा, गुलाब सिंह डोगरा ने 7.5 मिलियन रुपीज में। और फिर 1849 के अंदर दोबारा वॉर करके ब्रिटिशर्स ने सब कुछ छीन लिया था सिखों से। तो पंजाब तो मुगलों से पहले ही छीन लिया था सिखों ने, सिखों से फिर छीना गया है ब्रिटिशर्स ने। तो सब्सिडायरी सिस्टम रह गया, ट्रीटी ऑफ अमृतसर हुई, चार्टर एक्ट दिया गया, बर्मा वॉर हुई, फराजी मूवमेंट हुई 1819 वाली। उसके बाद गवर्नर जनरल इंडिया के 1833 से लेकर 1858 तक। इसी तरह से 1833 का जो इंडिया एक्ट है, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, वो आया। चार्टर ऑफ एक्ट 1853 का आया। फिर सिंध को एक रियासत बनाया, तालपुरों के पास थी पहले, तालपुरों से छीन के उन्होंने 1843 के अंदर पंजाब एक रियासत बनी 1849 के अंदर। एंग्लो और सिखों की और ब्रिटिशर्स की वॉर हुई बहुत ज्यादा आपस में। अमृतसर ट्रीटी हुई, फिर मुजाहिदीन की मूवमेंट चली, ओध फिर रियासत बनी, फिर एंग्लो अफगान वॉर चली। ये पूरी हिस्ट्री है जो कि मैंने आपको पढ़ानी है डिटेल के अंदर। इसी तरह 1857 वाली वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, उसकी रीजन क्या क्या थी वो पढ़ाऊंगा आपको, इमीडिएट रीजन क्या क्या थी, और उससे पहले वाली क्या क्या रीजन थी जब यहाँ पे मुसलमानों को मुकम्मल तौर पे एक उनका रूल जो था वाइप आउट किया गया फ्रॉम बाय ब्रिटिशर्स। उसके बाद उसके बाद आपकी जो गवर्नर जनरल जितने भी आए हैं इंडिया के 1858 से लेकर 1947 तक, उन सबको हमने डिटेल के अंदर पढ़ना है। और ये भी देखना है कि किस किस ने आके क्या क्या यहाँ पे आके रिफॉर्म्स किए हैं सब कॉन्टिनेंट के अंदर आके। तो उनकी जितनी भी रिफॉर्म्स थी वो हम सब की सब पढ़ेंगे एक एक करके डिटेल के अंदर। हम शुरू करेंगे, पहला जो था ना विस्काउंट, क्या कहते हैं उसको, कैनिंग था, लॉर्ड कैनिंग। इसी तरह इलिजन आया, इलिजन के बाद रॉबर्ट नेपर, फिर विलियम डैनसन, फिर जॉन लॉरेंस, फिर अर्ल ऑफ मेयो, फिर लॉर्ड नेपियर दोबारा आया, जॉन स्टार्च आया, लॉर्ड नॉर्थब्रुक आया, लॉर्ड लिटन आया, लॉर्ड रिपन आया, लॉर्ड डफरिन आया, लेंस डॉनी आया, लीजन आया। ठीक है जी। उसके बाद कर्जन आया, फिर उसके बाद मिंटो आया, फिर हार्डिंग आया, फिर चेम्सफोर्ड आया, फिर लॉर्ड रिडिंग, फिर लॉर्ड इरवन, लॉर्ड विलिंगडन, लॉर्ड लिनलिथगो, लॉर्ड वेबल और लॉर्ड माउंट बैटन, ये जो था अपनी माउंट बैटन, आखिरी वाला जो था बास्टर्ड। ये सारे के सारे हम डिटेल के अंदर डिस्कस करेंगे उन्होंने क्या क्या किया फ्रॉम 1857 टू 1858 टू ऑनवर्ड्स 1947। उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो दिया गया 1858 के अंदर, फिर इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, फिर उर्दू हिंदी कंट्रोवर्सी है 1867 वाली, बनारस वाली, रॉयल टाइटल एक्ट है, दिल्ली दरबार है, वर्निकुलर प्रेस एक्ट है, और वर्नाकुलर प्लस प्रेस एक्ट, लिबर्ट बिल हो गया, इंडियन नेशनल कांग्रेस 1885 में बनाई गई। और उसके बाद क्या कहते हैं, एक इंडियन काउंसिल एक्ट दिया गया 1892 का। फिर बंगाल की डिवीजन हुई 1905 के अंदर, केपी के सूबा बना 1901 के अंदर। बंगाल की डेपुटेशन बाद में खत्म की, बंगाल की जो डिवीजन थी वो खत्म की 1911 के अंदर जाके उन्होंने। तो और ईस्ट और वेस्ट बंगाल के अंदर डिवाइड किया गया था ऑन एडमिनिस्ट्रेटिव बेसिस। In western part of the Bengal, there were 54 million population, and among them, 42 million were Hindus, and while 12 million were Muslims. Likewise, in East Bengal, there were around 31 million of total population.
among them 18 million were Muslims, they were majority in eastern part, and Hindus were in minority, they were hardly 10 million in eastern part. तो फिर वहाँ पे एक प्रोटेस्ट किया गया from the elite हिंदूज, और कांग्रेस को स्पॉन्सर करते थे, फाइनेंस करते थे, और उन्होंने फिर डिमांड की कि हमारी तमाम पोस्ट तो ईस्टर्न बंगाल में चली गई हैं, और चिटागांग, ढाका शाका, और यहाँ पे तो लिहाजा ये वापस करवाएं, बंगाल की एनरोलमेंट करवाएं। उन्होंने दे पुट डिमांड्स। किंग जॉर्ज came to India in 1911. he was in Thailand, और यहाँ पे उसकी जो है वो एक सेरेमनी रखी गई जिसमें उसको ताजपोशी की गई। ठीक है जी। और क्या कहते हैं, तो ये सारा कुछ यहाँ पे हुआ। और एक डर भी था वहां पे कि कहीं प्रोटेस्ट इरप्ट ना हो जाए, क्योंकि कांग्रेस वाज फुली प्रिपेयर टू यू नो शो एजिटेशन अगेंस्ट द डिसीजन व्हिच वाज मेड इन 1905, बंगाल की पार्टीशन वाला। तो लाइकवाइज वो किया गया। इसी तरह से मुस्लिम लीग के लिए शिमला डेपुटेशन गया, वो सारा डिटेल में पढ़ाऊंगा कि कब गया, कैसे गया, कौन कौन लोग थे, कितने कितने लोग थे, कैसे कैसे गया, डिमांड्स क्या क्या थी। इसी तरह से वापस आके उन्होंने उन्होंने मुस्लिम लीग की किस तरह से फॉर्मेशन की, कहाँ कहाँ पे की, कौन कौन लोग थे, नाम किसने दिया, और कितने लोग थे, और किसके घर पे हुई, कौन सा सेशन था, ऑल इंडियन जो कॉन्फ्रेंस थी, एक एजुकेशनल, अलीगढ़ अलीगढ़ मुस्लिम एजुकेशन कॉन्फ्रेंस जो थी। तो वो सारा कुछ इसी तरह से मिंटो मॉडल रिफॉर्म्स है। और उसके बाद 1909 वाली, और उसके अंदर फिर मिंटो मॉडल रिफॉर्म्स के अंदर क्या क्या मुसलमानों को फायदे पहुंचे, और क्यों हिंदूज ने एजिटेट किया उसके अगेंस्ट भी, वो क्या थे, वो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसके बाद हमने वर्ल्ड वार 1, वर्ल्ड वार 2, सॉरी वर्ल्ड वार 1 पहले पढ़नी है, 1914 टू 1918। इसी दौरान शिमला डेपुटी, इसी दौरान आपका लखनऊ पैक्ट हो गया, वो हम पढ़ेंगे। पहली दफा दोनों पार्टीज जो थी वो एक प्लेटफॉर्म पे थी, और मुश्तरका डिमांड के साथ, और कांग्रेस ने पहली दफा मुसलमानों का राइट टू सेपरेट इलेक्टोरेट यहाँ पे एक्सेप्ट किया। इसी तरह 1918 के अंदर, 1970 बल्कि 18 के अंदर जो बेलफोर्ड डिक्लेरेशन हुआ, वो हम पढ़ेंगे। और उसके बाद जूस की सेटलमेंट हुई, जिसमें मिडल ईस्ट के अंदर, उसके बाद 1919 के अंदर 5-6 इवेंट्स हैं। इसमें मॉन्टेगो चैम्सफोर्ड रिफॉर्म्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है, रोवर्ट एक्ट है, जलियांवाला बाग मैसेकर है, तहरीक खिलाफत है, और आपकी जिन्ना साहब का रिजाइन है, और इसी तरह से आपकी जो ट्रीटी ऑफ वर्सलीज है, ये सारा 1919 में हुआ। 1920 में लीग ऑफ नेशंस बनी। 1920 के अंदर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चलाई गई। 1920 में जिन्ना साहब ने कांग्रेस को भी खैराबाद कहा। तो बहुत सारे इवेंट्स हैं, एक एक साल के इवेंट्स हैं जो हमने पढ़ने हैं। इसी तरह से आपका जो मोपला रिवॉल्ट है वो, और उससे पहले 1913 के अंदर जो कानपुर मास ट्रेजेडी हुई वो भी, और चोरा चोरी वाला इंसिडेंट 1922, और उसके अंदर जो मुसलमानों ने किया और हिंदूज ने, उस सारा कुछ आपको बताऊंगा कि वो कैसे कैसे हुआ, पीछे क्या वजूहत थी। और ट्रिटी ऑफ लुधियाना 1923, फिर खिलाफत मूवमेंट पार्ट फेज 1 है, फेज 2, वो दोनों फेज हम पढ़ेंगे। उसके बाद इसी तरह सारा सिलसिला चलता गया, कांग्रेस के अंदर इलेक्शंस हुए, और उसके बाद फिर जिन्ना साहब ने फिर सामने आए सियासत में, और उसके बाद उन्होंने दलील प्रपोजल दिए जिसमें उन्होंने विड्रॉ कर लिए थे जो मुस्लिम लीग का जो मेन ऑब्जेक्टिव था, राइट टू सेपरेट इलेक्टोरेट वाला। उसके बाद ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाई गई, फिर नेहरू रिपोर्ट दी गई, फिर 14 पॉइंट्स दिए गए जिनाब साहब के। वो सारे डिटेल में तो एक एक करके पढ़ाऊंगा ना आपको, लिंक करके पढ़ाऊंगा, अभी सिर्फ आपको टॉपिक्स के नाम बता रहा हूँ। उसके बाद हमने राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस हैं 1930, 31, 32 वाली, तीनों तीनों को डिटेल में पढ़ेंगे, तीनों के आउटपुट्स क्या क्या हुए एक एक के डिस्कस करेंगे। और 1930 वाला पूर्ण स्वराज जो कि 26 जनवरी को जो इंडिया रिपब्लिक डे मनाता है वो पढ़ेंगे। 60 मार्च पढ़ेंगे 1930 वाला। और खुतबालाबाद है जना साहब और उसका अल्लामा इकबाल साहब का, वो हम देखेंगे 1930 वाला। दिसंबर में हुआ था, गांधी इरविन पैक्ट हुआ 1931। और फिर सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बाद कम्युनल अवार्ड्स दिए गए, इसमें तमाम कम्युनिटीज को राइट टू सेपरेट इलेक्टेड दिया गया 1932। पूना पैक्ट हुआ जिसमें पूना के अंदर जो आपका है ना बी आर अम्बेडकर जो कि एक शुदर कम्युनिटी को रिप्रेजेंट कर रहा था, गांधी ने उसको बड़ा प्रेशर डाला और वो बैठ गया उसके हक में। ये पूना पैक्ट हुआ, कांग्रेस को बड़ी फतह हुई इसके अंदर। और उसके बाद इसी तरह से थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बाद एक
एक वाइट पेपर जारी हुआ, और उससे पहले जिन्ना साहब 1934 में बिकेम द परमानेंट प्रेसिडेंट ऑफ मुस्लिम लीग। 1935 का जो इंडिया एक्ट है उसको डिटेल में पढ़ेंगे कि वो था क्या, उसके अंदर क्या क्या चीजें रिफॉर्म्स लाई गई, क्यों मंटीगो चैन फोर्ट के अंदर जो रिफॉर्म्स की गई थी, डार्की सिस्टम इंट्रोड्यूस प्रोविंसेस में किया गया, वो यहाँ पे प्रोविंसेस में खत्म करके वफाक में इंट्रोड्यूस करवाया गया। 1935 फेडरल कोर्ट बनाई गई यहाँ पे एफपीएससी पीपीएससी के इदारे बनाए गए, यानी कि पब्लिक पंजाब प्रोविंशियल पब्लिक सर्विस कमीशन, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन, फेडरल जुडिशरी आई। देयर वर सेवरल अदर रिफॉर्म्स व्हिच वर ब्रॉट इन 1935 इंडिया एक्ट। इसी तरह से उसके बाद फिर इलेक्शन हुए 1935-37 वाले। 8 सूबे, टोटल 11 सूबे थे, जिसमें 8 में कांग्रेस ने डायरेक्ट रूल हुकूमतें बनाई। यूपी सीपी बिहार मद्रास उड़ीसा असम बंगाल बिहार पंजाब एनडब्ल्यूएफपी सिंध, और आपका क्या कहते हैं बलूचिस्तान तब सूबा नहीं था। तो ये तकरीबन पंजाब बिहार बंगाल उड़ीसा यूपी सीपी मद्रास बॉम्बे, ठीक है, असम। तो ये सारे सूबे इस तरह से बनाए, उड़ीसा। और ये इनके अंदर इलेक्शन हुए, मुस्लिम लीग बहुत बुरी तरह से हारी। वजूहत क्या थी बताऊंगा आपको मैं बाद में। इसी तरह से फिर पीरपुर रिपोर्ट दी गई 1938 में। 3 रिपोर्ट थी, पीरपुर रिपोर्ट, एक फजल हक रिपोर्ट, और एक और रिपोर्ट थी जिसका नाम था पीरपुर रिपोर्ट, पता नहीं, आ जाएगा। एक ये फजल हक रिपोर्ट थी, और एक और रिपोर्ट शरीफ रिपोर्ट थी। वो तीनों रिपोर्ट्स हम पढ़ेंगे। इसके बाद फिर हमने सिकंदर जनाब पैक्ट, फिर वर्ल्ड वॉर 1 है, कांग्रेस मिनिस्ट्री से रिजाइन जो उन्होंने दिए कांग्रेस ने, डे ऑफ डिलीवरेंस है, लाहौर रेजोल्यूशन 23 मार्च 1940 डिटेल में पढ़ेंगे। और पाकिस्तान मूवमेंट स्टार्ट हुई वहां पे, फिर अगस्त ऑफर चली, फिर क्रिप्स मिशन आया, फिर क्विट इंडिया मूवमेंट चली, फिर गांधी नाट टॉक्स हुए, सीआर फार्मूला दिया गया, लियाकत जैसा पैक्ट हुआ, लॉर्ड वेवल प्लान दिया गया, शिमला कॉन्फ्रेंस 1945, 45 46 इलेक्शंस, दिल्ली रेजोल्यूशन, और कैबिनेट मिशन प्लान, डायरेक्ट एक्शन डे, 3 जून प्लान, और आपका जो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट था 1947 वाला वो, रेड क्लिफ अवार्ड, बाउंड्री कमीशन, और पाकिस्तान की पाकिस्तान की फॉर्मेशन। ये वो इवेंट्स हैं जो कि हमने पढ़ने हैं। यार आप लोगों को नोट करने की जरूरत नहीं है, मैं आपको सारा कुछ सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि ये हमने पढ़ना है। लाइक वाइज उसके बाद फिर पाकिस्तान की जो प्री पार्टीशन है ये खत्म हो गई है। पोस्ट पार्टीशन में जो चीजें हमने कवर करनी होती हैं वो आपकी सामने मैं रख देता हूँ। एक तो पोस्ट पार्टीशन में पॉलिटिकल हिस्ट्री है, कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री है। पॉलिटिकल के अंदर हम सारे प्राइम मिनिस्टर्स पढ़ने हैं, सारे प्रेसिडेंट्स और सारे गवर्नर जनरल, चारों के चारों। जिन्ना साहब से स्टार्ट करेंगे, ख्वाजा नाजमुद्दीन और मलिक गुलाम मोहम्मद और सिकंदर मिर्जा, 4 गवर्नर जनरल हो गए। उसके बाद आपका प्राइम मिनिस्टर लियाकत अली खान से हम शुरू करेंगे काम, फिर ख्वाजा नाजमुद्दीन, फिर मोहम्मद अली बोगरा, चौधरी मोहम्मद अली, हुसैन शेख सरवर्दी, इब्राहिम इस्माइल चंद्रीगढ़, मलिक फिरोज खान नून, ये सारे। फिर अयूब खान का दौर है, प्रेसिडेंशियल सिस्टम। और उसके बाद फिर सारे अयूब खान के इवेंट्स, एक एक साल के, अगर 5 5 10 10 इवेंट हैं एक साल में, तो वो हम सारे डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, इनके दौर को कि इस साल क्या हुआ। लियाकत अली खान के 1949 में उन्होंने क्या क्या किया, 50 में क्या क्या किया, 51 में क्या क्या किया, ऐसे डिटेल में ना पढ़ाऊंगा। उसके बाद फिर भुट्टो, उसके बाद फिर ये आपका आगा खान, क्या कहते हैं यार उसको, आगा याया खान को पढ़ेंगे। याया के बाद भुट्टो, भुट्टो के बाद जो है वो आपका आ जाता है, क्या कहते हैं उसको, जिया, जिया आ जाता है। और जिया के बाद जो है वो 5 जुलाई 1970 के बाद जिया आ जाता है। जिया के बाद बेनजीर, फिर नवाज शरीफ, फिर बेनजीर, फिर नवाज शरीफ, फिर आपका मुशर्रफ है, फिर जरदारी है, फिर गिलानी, फिर परवेज अशरफ है, फिर नून नवाज शरीफ, फिर फरहान अब्बासी, फिर आपका इमरान खान, फिर शहबाज शरीफ, और फिर दोबारा शहबाज शरीफ। तो ये हिस्ट्री है। इसी तरह कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री के अंदर हमने तीनों कॉन्स्टिट्यूशन है, उनका कंपैरिजन है, पूरी कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री है, which is starting from object resolution 1949। और उसके बाद फिर जो जो बेसिक प्रिंसिपल कमेटीज थी, 56 का, 62 का, 73 का कॉन्स्टिट्यूशन कंपैरिजन, 63 के पूरा कॉन्स्टिट्यूशन, और उसकी पूरी डिटेल्ड हिस्ट्री और उसकी सारी अमेंडमेंट्स की भी आपकी पूरी कवर हो जाएगी। ये आपका हो गया आपका पाकिस्तान अफेयर्स का। और इंडो पाक हिस्ट्री इकट्ठे हो गया। 3 सब्जेक्ट अभी आपको मैंने कवर करवा दिए हैं। और उसके बाद अभी बाकी हैं करंट अफेयर्स के ऊपर हम जाएंगे। करंट अफेयर्स में हमारे जितने भी रीजनल ऑर्गेनाइजेशन हैं, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हैं,
वो सारी की सारी पढ़ेंगे, पर्सनालिटीज पढ़ेंगे, फेमस बुक्स पढ़ेंगे, इंटरनेशनल डेज पढ़ेंगे, नोबेल प्राइज देखेंगे। ठीक है जी। और पूरी दुनिया के डिस्प्यूट्स देखेंगे, पाकिस्तान के रिलेशन देखेंगे, पाकिस्तान की इकोनॉमी देखेंगे, कश्मीर को देखेंगे, सी पैक को देखेंगे, हाइब्रिड वॉरफेयर है उसको देख लेंगे, बहुत सारे और इश्यूज हैं। करंट अफेयर्स है ह्यूज सब्जेक्ट। इसी तरह से आपका ज्योग्राफी है। ज्योग्राफी के अंदर हम बेसिक्स पढ़ेंगे, हम लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड से मैं स्टार्ट करवाऊंगा आपको, इक्वेटर और प्राइम मेरिडियंस लाइन से स्टार्ट करेंगे हम। ठीक है। और एक एक करके हम आगे चलते जाएंगे। और उसमें हमने जो टाइम जोन्स हैं वो देखने हैं। टाइम जोन देखने के अलावा जो चीज़ उसमें और हमने देखनी होती है वो ये देखनी होती है कि पूरी दुनिया में जितने भी आपके आइलैंड्स हैं हम शुरू करेंगे। आइलैंड आइलैंड्स हो गए, क्रीक्स, बे, गल्फ, बाइट, यहाँ से हम शुरू करके उसके बाद जनाब वाला जो है क्या कहते हैं, अ, आपका जो है ओशंस हैं, रिवर्स हैं, डेजर्ट्स हैं, माउंटेन्स हैं, पासेस हैं। ठीक है। और लेक्स हैं, और सीज हैं, ओशंस हैं, मतलब कुछ भी नहीं छोड़ना हमने, सारा कुछ कर कर लेना है। जितने भी जो भी हमारे ज्योग्राफी के अंदर आता है, डिस्प्यूटेड टेरिटरीज हैं, जितने भी सीज हैं वो सारे के सारे करेंगे, ओशंस हैं सारे के सारे करेंगे। ठीक है जी। तो एक एक चीज हम करेंगे। उसके बाद फिर हम ये सारा कुछ पढ़ के पूरी दुनिया की ज्योग्राफी का, और उसके बाद फिर हम मूव ऑन कर जाएंगे कॉन्टिनेंट्स की तरफ, वर्ल्ड मैप की तरफ। वर्ल्ड मैप के अंदर हम पूरी दुनिया का मैप बनाएंगे, यानी कि एक एक कॉन्टिनेंट, सब एक एक कॉन्टिनेंट का, 7 कॉन्टिनेंट हमारे, 6 कॉन्टिनेंट पढ़ने वाले होते हैं। और वो हम डिटेल के अंदर डिस्कस करेंगे। पहले हम एशिया से स्टार्ट करेंगे, एशिया की पहले हिस्ट्री को शुरू करेंगे। और एशिया की हिस्ट्री को शुरू करके उसके बाद जनाब वाला फिर हम शुरू करेंगे अपना, एक एक कंट्री को डिस्कस करेंगे। एक एक कंट्री में स्टार्ट कहाँ से होगा और एंड कहाँ पे जाएगा ये मैं आपको बता देता हूँ। लेट सपोज हम हम एक मुल्क है जिसकी हिस्ट्री को पढ़ रहे हैं। लेट्स अज्यूम वी आर स्टडीइंग पाकिस्तान, चाइना। चाइना के अंदर हमने जो जो चीजें डिस्कस करनी है, तो चाइना का सबसे पहले आ जाएगा नाम क्या है उस मुल्क का, उसका फ्लैग वगैरह थोड़ा बहुत वो देख के। उसके बाद फिर हम जाएंगे अपना उसके कैपिटल की तरफ, के उसका कैपिटल कौन सा है। इसी तरह से फिर हम जाएंगे कि यार चाइना के अंदर करंट प्रेसिडेंट कौन सा है वहाँ पे, उनकी जो ड्राई पोर्ट्स हैं, जो सी पोर्ट्स हैं, वो कौन कौन सी हैं वहाँ पे, कौन से रिवर्स हैं, कौन से डेजर्ट्स हैं, कौन से जो है वो ओशियंस हैं, कितने बॉर्डर्स को चाइना टच करता है। और उसके सारे प्रेसिडेंट्स की डिटेल, जितने भी वहाँ पे गुजरे हैं उनकी डिटेल, जो जो वहाँ पे रिफॉर्म्स आई, जो जो वहाँ पे रेवोल्यूशन आई, चाइना ने सबसे पहले क्या क्या बनाया, बाद में क्या क्या बनाया, उनकी कुछ एजेंसीज के नाम क्या है, उनका हाईएस्ट अवार्ड क्या है। ठीक है जी। और कब इंडिपेंडेंस ली, सीक्रेट एजेंसी, न्यूज एजेंसीज, एयरलाइंस, फेमस सिटीज, उनकी बाउंड्री लाइन, उनके उनके ब्रिजेस, उनके टनल्स, उनके उनकी रीजनल ऑर्गेनाइजेशन जितनी भी हैं वो सारी की सारी फेमस पर्सनालिटीज। ठीक है। एक एक चीज हमने उनका डिस्कस करना है। तो उनके डैम्स तक, एयरपोर्ट्स तक, हमने कुछ नहीं छोड़ना, जो जो भी उसके अंदर मुल्क में है ना, वो सारे का सारा हमने पढ़ना है। आइलैंड्स भी हैं, चाहे वो रिवर्स हों, चाहे कुछ भी हो, चाइना के अंदर जो जो भी, जो वहाँ पे जो जो भी है, जो जो ब्रिजेस हैं, उनका हाईएस्ट मिलिट्री अवार्ड कौन सा है, नेशनल अवार्ड कौन सा है, नेशनल फ्लावर कौन सा है, उनकी लैंग्वेज कौन सी है वहाँ पे, सबसे ज्यादा क्या चाइना प्रोड्यूस करता है, सबसे पहले क्या क्या चीजें जो है वो चाइना ने सबसे पहले बनाई, और उनके इम्पोर्टेंट इवेंट जो अब तक हिस्ट्री में होते आ रहे हैं, वो सारे के सारे। ठीक है जी। और सीक्रेट एजेंसीज, तो ये वो चीजें हैं जो कि हमने पढ़नी पढ़नी है। पॉपुलेशन वाइज कौन सा, एरिया वाइज कौन से नंबर पे है, ये हमारी है पूरी की पूरी वर्ल्ड ज्योग्राफी। इसी तरह हम जाएंगे एशिया को पढ़ के। एशिया में साउथ एशिया, सेंट्रल एशिया, नॉर्थ एशिया, साउथ ईस्ट एशिया, वेस्ट एशिया, ये सारा पढ़ेंगे। सारे कंट्रीज को पढ़ के फिर हम यूरोप के ऊपर जाएंगे। यूरोप के मैप में बनाऊंगा, वहां से नॉर्थ से स्टार्ट करेंगे हम। ठीक है जी। और स्कैंडिनेवियन कंट्रीज से स्टार्ट करते हुए आगे की तरफ जाएंगे, और जिसमें नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, यहाँ से होते हुए डेनमार्क से होते हुए फिर हम ईस्टर्न कंट्रीज की तरफ जाएंगे, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, बेलारूसिया, यूक्रेन वगैरह, यहाँ से होके और नीचे सी एफ और उसके नीचे टर्की। और फिर उसके बाद सेंट्रल को डिस्कस करेंगे, फिर वेस्टर्न यूरोप मोर डेवलप्ड, उसको थोड़ा ज्यादा पढ़ने वाला होता है। और इसमें हमने आयरलैंड से स्टार्ट करना, नेदरलैंड, आयरलैंड, यूके, ये वेस्टर्न पार्ट है, जर्मनी वेस्टर्न पार्ट, लग्जमबर्ग आपका इटली हो गया, स्पेन हो गया, फ्रांस हो गया। ठीक है। ये सारे का सारा जो पार्ट है आपका वेस्टर्न पार्ट है, इज डेवलप्ड।
तो ये सारा पढ़ेंगे। और इसी तरह फिर अमेरिका की हिस्ट्री है, अमेरिका की पूरी हिस्ट्री 1776, 4 जुलाई से थोड़ी सी शुरू करूंगा मैं डिटेल में डिस्कस करना। उनके सारे प्रेसिडेंट्स को, पॉलिटिकल सिस्टम्स वहाँ पे कौन कौन सा है, करंट प्रेसिडेंट कौन से हैं, उनकी थोड़ी बहुत पॉलिसीज को देखेंगे। उसके बाद फिर हम उनकी ज्योग्राफी के ऊपर जाएंगे, अमेरिकन ज्योग्राफी, नॉर्थ अमेरिकन, और उसके बाद साउथ अमेरिका। तो ये दोनों कॉन्टिनेंट हमारे कवर हो जाएंगे। फिर ओशियाना बच जाएगा, ये ऑस्ट्रेलियन, ये इसको भी हम डिस्कस कर लेंगे। अफ्रीका है, अफ्रीका तो इतना मजे का नहीं है, लेकिन वो भी आपको पढ़ा दूंगा। उसके अलावा हमने पाकिस्तान की गार्डन्स, मस्जिद, मोटरवेज, मिनरल साइट, स्पोर्ट्स, माउंटेन्स, लेक्स, फॉरेस्ट, जितने भी इलेक्ट्रिसिटी के प्रोजेक्ट्स हैं, डेजर्ट्स हैं, डैम्स हैं, एटॉमिक प्लांट्स हैं, एग्रीकल्चरल साइट्स हैं, दोआब्स हैं, कैनाल्स हैं, बैरेजेस, एडवर्क्स, रिवर्स, और आपका क्या कहते हैं, आपके जितने भी स्पीकर हैं असेंबली के, सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस आए हैं, और केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर्स हो गए, आपकी आपकी आर्मी हो गई, उसके जो उसके बाद आपका जो ऑटोनमस रीजन्स हैं वो हो गए, फोर्ट्स हो गए, मिजल्स हो गए, हमारे सारे के सारे मिजल्स, हमारी जो बड़ी पुरानी सिविलाइजेशंस प्लेसेस हैं वो भी, टॉम्स, महल, बाजार तक आपको मैं पढ़ाऊंगा, गुरुद्वारे, सोलर पार्क्स तक, और मोनूमेंट्स हो गए, बिल्डिंग्स हो गई, फेमस बैंक्स हो गए, रोड्स हो गए, पाकिस्तान के फेमस पर्सनालिटीज हो गई, मिली सॉन्ग्स भी हो गए, डिस्प्यूट्स भी हो गए। तो ये इस तरह करके हम पाकिस्तान की पूरी ज्योग्राफी भी हम पढ़ लेंगे विद मैप। तो ये आपकी इस तरह से जो आपकी ज्योग्राफी होगी आपकी कवर अप हो जाएगी। उसके बाद आपका पीछे बच जाएगा आपका इस्लामिक स्टडीज। इस्लामिक स्टडीज में जो चीजें आपने करनी होती हैं, या मैं जो आपको करवाता होता हूँ इस्लामिक स्टडीज के अंदर, मैं जल्दी जल्दी इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि अगली क्लास है तो ये मैंने खत्म ही करना है 8 बजे तक। इस्लामियत के अंदर ना, एक तो हमें तमाम प्रॉफिट से शुरू करना होता है। सबसे पहले आदम अलैहिस्सलाम से शुरू करना है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, हज़रत शीस अलैहिस्सलाम, हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम, ठीक है जी, हज़रत नूह, हज़रत हूद, हज़रत सालेह, हज़रत इब्राहीम, हज़रत लूत, हज़रत शुएब, हज़रत इस्माइल, हज़रत इसहाक, हज़रत याकूब, हज़रत यूसुफ, हज़रत जुल्कफल, हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम, हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, हज़रत हारून अलैहिस्सलाम, हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम, हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम, हज़रत याह्या अलैहिस्सलाम, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम, हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम, हज़रत अलीसा अलैहिस्सलाम, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो कि हमारे आखिरी नबी हैं, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातमुन नबीयीन। ठीक है जी, हमने उनको डिटेल में हमने पढ़ना है। तमाम प्रॉफिट जो मेंशन है कुरान पाक के अंदर, 26 प्रॉफिट्स मेंशन है, 26 के तमाम 26 प्रॉफिट्स हमने डिटेल में डिस्कस करने हैं। और उसके बाद फिर आप सल्लम की पूरी लाइफ को हमने पढ़ना है, पैदाइश से लेकर वसाल तक, 571 से लेकर 632 एडी तक, और जितने भी पैदाइश से बड़ी एक एक साल की हिस्ट्री आप सल्लम की लाइफ की, कब क्या हुआ, कौन सा इवेंट कैसे कैसे हुआ, डिटेल में। उसके बाद तमाम गजवात हैं, तमाम हिजरी, पहले नबी का इवेंट आ जाते हैं, फिर हिजरी के इवेंट आ जाते हैं, हिजरत की आप सल्लम ने, उस दौरान बहुत सारे गजवात हुए। तो वैसे तो 27 गजवात हैं कुरान पाक में, 12 मेंशन है, हम 12 के 12 गजवात को डिटेल में पढ़ेंगे, और एक एक गजवात की हिस्ट्री को हम डिटेल में पढ़ेंगे। ये नहीं कि फिलहाल गजवा इतनी हिजरी में हो, नो, फिलहाल गजवे के पीछे वजूहात क्या थी, किन के साथ हुआ, कैसे कैसे हुआ, कितने लोग फिलहाल शहीद हुए, कितने लोग क्या क्या, कैसे कैसे हुई लड़ाई, एक एक डिटेल चीजों की ना। उसके बाद अशरा बशरा है, हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु, हजरत अली अल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह अन्हु, हजरत ज़ुबैर बिन अल-अव्वाम है रज़ी अल्लाह अन्हु, हजरत तलहा बिन अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह अन्हु, हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह अन्हु, हजरत अबू उबैदा अब्दुल्लाह जर्राह रज़ी अल्लाह अन्हु, हजरत साद बिन अबी वक़ास हैं, हजरत सईद बिन ज़ैद हैं रज़ी अल्लाह अन्हु। तो ये अशरा बशरा है 10। और उसके बाद फिर हमने उमैया डायनेस्टी को पढ़ना है, चारों बल्कि खुलफा राशिदीन को पढ़ना है, हजरत अबू बकर सिद्दीक, हजरत उमर फारूक, हजरत उस्मान गनी, हजरत अली मुर्जा रज़ी अल्लाह अन्हु, सबको हमने पढ़ के इनके एक एक साल की हिस्ट्री, कब किस कौन सी वॉर्स हुई, किस खुलफा राशिदीन के दौर में क्या क्या हुआ। उसके बाद फिर हम उमैया डायनेस्टी पर जाएंगे, 661 एडी से शुरू होती है 750 तक। इसमें मुआविया है, यजीद बिन मुआविया है, मुआविया बिन यजीद, मरवान बिन अल-हुक्म, अब्दुल मलिक बिन मरवान, वलीद बिन अब्दुल मलिक, सलमान बिन अब्दुल मलिक, हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज से लेकर वो मरवान सानी तक। ठीक है जी, मरवान अल हमार, मरवान सानी तक हम जाएंगे। 750 में उसको भगा दिया था यहाँ पे अब्बासियों ने, और बल्कि लेटर ऑन ही वाज किल्ड, आई गेस। तो फिर अब्बासी आई यहाँ पे, उन्होंने अपना
अबुल अब्बास सफ़ा से काम शुरू हुआ, उनकी टेन्योर शुरू हुआ, और अबू जाफर मंसूर, मोहम्मद मेहदी, मूसा लादी, हारून रशीद, अमीन रशीद, मामून रशीद, मोहसिन बिल्ला, वासिक बिल्ला, मुतवक्किल बिल्ला, मोहसिन बिल्ला तक सीन जाता है। सारी पूरी हिस्ट्री पढ़ी है 1258 तक, 1258 तक, 750 से लेकर, ये भी मैं आपको बता दूंगा। उसके बाद आपका साहबा कराम की तकरीबन 50 के करीब साहबा कराम है जो आप के बड़े क्लोज कंपेनियन थे, उनको हम पढ़ेंगे क्योंकि पेपर में साहबा कराम से रिलेटेड भी पूछता होता है। फिर उसके बाद आ जाएंगे पिलर्स ऑफ इस्लाम, जिसमें कलमा है सबसे पहले, नमाज, रोजा, हज, ज़कात और हज। तो ये पांचों के पांचों पिलर्स हैं इस्लाम के, इनको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। सिर्फ हज हज से ही 150 के करीब एमसीक्यू बनता है आपका। इसी तरह नमाज के करीब, नमाज के 30-35 एमसीक्यूज बन जाएंगे। ज़कात के इसी तरह से काफी सारे एमसीक्यूज हैं जो मैंने आपको डिटेल में बताने और पढ़ाने हैं। इसके बाद आप के उम्महातुल मोमिनीन आ जाती हैं, टोटल 11 उम्महातुल मोमिनीन है। फिर आप के टोटल बच्चे आ जाते हैं, पूरी फैमिली। उसके बाद उनको डिस्कस करके उसके बाद फिर फरिश्ते हैं, जो कि हमने पढ़ने हैं, पेपर में पूछता होता है। फिर हमारे कुछ इस्लामिक लॉज हैं, हदूद और हद और ताजीर के। ताजीर इज नॉट इस्लामिक लॉ आई गेस, हदूद है, हद जिसकी फिक्स सजाएं हैं। ताजीर जो कि आपके कंट्री की होती है। और उसके बाद फिर डिफरेंट रिलीजन्स की किताबें हैं, हदीस के एमसीक्यूज हैं, हदीस के ऑथर्स हैं, सहाय सित्ता हैं, फिका के इमाम हो गए, और कुरान पाक के एमसीक्यूज हो गए। तो ये वो सारा कुछ है जो कि हमने इस्लामियात के अंदर सिर्फ डिटेल के अंदर पढ़ना है। लाइक वाइज इस्लामियत के अलावा जो कि हमने पढ़ना है अपना, उसके अंदर आपका करंट अफेयर भी अब हो गया, आपका पाकिस्तान अफेयर्स भी हो गया, अब आपका मैथ्स रहता है। मैथ्स के अंदर हम शुरू करेंगे बोर्ड मैथ्स रूल से। ठीक है जी, बोर्ड मैथ्स रूल से शुरू करेंगे और हम जाएंगे आपकी जो होती है ना, क्या कहते हैं यार, बोर्ड मैथ्स रूल से शुरू करके बाइनोमियल इक्वेशंस, पॉलिनोमियल इक्वेशंस, फिर शॉर्ट कैलकुलेशन आपको सिखाऊंगा कि 0.0002 मल्टीप्लाई बाय 0.05 को जल्दी जल्दी मल्टीप्लाई खुद से कैसे कर सकते हैं। इसी तरह से आपकी जो अरिथमेटिक सीरीज वो आपको बताऊंगा, मीन, मोड, मीडियम। और उसके बाद फिर मैं आपको लेके जाऊंगा रेशियो एंड प्रोपोर्शन पे, वर्क के प्रॉब्लम्स पे, फिर एज प्रॉब्लम, वर्ड प्रॉब्लम, एज प्रॉब्लम, वर्क प्रॉब्लम, फिर स्पीड, डिस्टेंस और टाइम के क्वेश्चन, प्रॉफिट लॉस के क्वेश्चन, एवरेज के क्वेश्चन, प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन, इंटरेस्ट के क्वेश्चन, और परसेंटेज के क्वेश्चन, प्रॉफिट परसेंटेज है, और क्या कहते हैं, इक्वेशन के क्वेश्चन हैं, इंट्रैक्शन के क्वेश्चन हैं, और इस तरह के बड़े सारे एमसीक्यूज हैं जो कि हमने पढ़ने होते हैं। कैलेंडर प्रॉब्लम्स आ जाते हैं उसके अंदर। ठीक है जी, तो काफी कुछ है हमारी मैथ्स के अंदर, वो भी हम डिटेल के अंदर डिस्कस करते होते हैं। उसके बाद आपका आ जाता है कंप्यूटर साइंस और इंग्लिश और उर्दू। तो अगर हम कंप्यूटर साइंस को डिस्कस कर रहे हैं, लेट्स सपोज कंप्यूटर साइंस के अंदर हमने क्या क्या कुछ पढ़ना है, या उर्दू के अंदर हमने पढ़ना है। उर्दू के अंदर, उर्दू बहुत इंपॉर्टेंट है, हर पेपर के अंदर 10 से 15 20 नंबर का आ रहा होता है, तो उसको पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। उर्दू के अंदर एक तो हम उर्दू पढ़ेंगे, फिर उर्दू का हमने इंट्रोडक्शन पढ़ना है। उसके बाद उर्दू के ऑथर्स हैं, तकरीबन कोई 100 के करीब ऑथर्स हैं, उनकी डिटेल हिस्ट्री, 100 के करीब ऑथर्स की, इनको पढ़ते पढ़ते 2 लेक्चर चाहिए सिर्फ उर्दू के ऑथर्स को डिस्कस करते हुए। फिर उर्दू का जो ग्रामर का पार्ट है वो इतना टफ है, ग्रामर का पार्ट, वो मैं आपको पढ़ाऊंगा। टफ का मतलब इतना टफ नहीं है बड़ा आसान सा, हमने मैट्रिक में भी वही पढ़ा है, एफएससी में भी वही पढ़ा है, बस सिर्फ समझने की देर है ना। सर्फ और नव वाला पार्ट फिर नसर से हम शुरू करेंगे, और उसके बाद फिर फिक्शन, नॉन फिक्शन, 757 हो गए। फिक्शन, नॉन फिक्शन से हम स्टार्ट करके उसके बाद फिर हम शेरों शेरों के ऊपर जाएंगे, मिसरा, काफिया, रदीफ, मतला, मक्ता, और हमद, मनाजात, कसीदा, नात, मुनकबत में क्या क्या फर्क होता है, ये सारा को डिस्कस करके। इसी तरह से गजल, आपका सानेट क्या होती है, सादिज्म क्या होता है, दुआ, आपका मरसिया क्या होता है, और दुआ क्या होता है। और इसी तरह से इल्म बयान के अंदर चले जाएंगे तो उसमें तशबीह, इस्तारा, मजाज, मसल, कनाया, तशबीह के अंदर फिर मजीद मुशब्बा, मुशब्बा बे, हरफ तशबीह, वजह, मुशब्बा, ये सिर्फ एक चीज के अंदर है। इसी तरह से मुशब्बा, वजह, मुशब्बा, हरफ तशबीह, गर्ज तशबीह, तकसीम तशबीह, ये है वो सारा कुछ। इसी तरह से इस्तारा आ जाता है, इस्तारा में फिर मुस्ताला, मुस्तारनू, वजह वजह जामे और तकसीम इस्तारा, ये सारा कुछ आ जाता है। तो ये उर्दू इज क्वाइट लेंथी ना। और मजाज मुरसल है, कनाया है, मसनवी, रुबाई, और क्या था, कत्ता है, ये क्या होता है, और
फिर इल्म बदी के ऊपर भी थोड़ा सा आपको बता दूंगा कि उर्दू में ये इसका क्या कंसेप्ट है। और सर्फ और नहू, यानी कि हम पढ़ेंगे सर्फ और नहू को। इसी तरह लफ्ज जो है उसमें लफ्ज मौजू, लफ्ज मुहम्मिल, और फिर लफ्ज की दो, फिर कलाम और कलमा। ये कलाम और कलमा में क्या फ़र्क होता है। इसी तरह से आपका इस्म फेल हर्फ, इस्म ज़ात, इस्म सिफ़त, इस्म मार्का, इस्म नकरा, इसमें अलम, इसमें ज़मीर, इसमें मौसूल, इसमें इशारिया, इसमें इशारिया, खिताब, लक़ब, तखल्लुस, कुनियत, और ये इसमें अलम की किस्म है। इनके अंदर फ़र्क सारा कुछ बताऊंगा आपको। ये काफ़ी कुछ है यार। इसमें आला है, कंप्यूट है, जो हमने पढ़े हुए हैं ना एफएससी के अंदर, मैट्रिक के अंदर, मेरे ख्याल से याद होगा आपको। तो ये भी आपको मैं पढ़ा दूंगा। और इसी तरह से आपकी फेल है तो फेल, यानी कि फेल माजी, फिलहाल, फिल मुस्तकबिल, फिल मुजारे, फिल मर, ये जो टेंसेज है ना 12 के 12 जो हमने अंग्रेजी में पढ़ने होते हैं या अंग्रेजी में पढ़े होते हैं, ये सारे पेपर के अंदर हमने पढ़ने होते हैं। उर्दू की इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज कौन से हैं, उर्दू के सबसे पहले जो शायर थे या ऑथर थे या मुसन्निफ थे वो कौन कौन से हैं, उर्दू के रमूज व औकाफ वो भी हम देखेंगे, मुहावरे हैं, इडियम्स हैं, ज़रबुल मसल जिसको प्रोवर्ब्स बोलते हैं, और गलत जुमलों की दुरुस्त की पेपर में आते होते हैं। और प्लूरल और क्या कहते हैं वाहिद जमा, ठीक है जी, और सिंगुलर प्लूरल प्लूरल हो गया आपके उसके बाद। और क्या है, अल्फाज मुतरादिफ हैं, अल्फाज मुतजाद हैं, शार तशरीह है, बहुत सारा कुछ है उर्दू के अंदर। लाइक वाइज हम इंग्लिश पढ़ेंगे तो इंग्लिश के अंदर भी बहुत कुछ है हमारा पढ़ने को। इंग्लिश में हमने जो मेन चीज़ है, एक तो हमने सबसे पहले कुछ मेन टेक्नोलॉजीज होती है जिसके अंदर हमें बहुत ज़्यादा बात क्लियर ही नहीं होती है कि हम पढ़ क्या रहे हैं और पढ़ना क्या चाहते हैं। तो एक तो हमने उन टेक्नोलॉजीज को सबसे ज़्यादा फोकस करना होता है। उसके बाद फिर हम जाते हैं एंटोनिम की तरफ, फिर वर्ड मीनिंग है थोड़े बहुत, फिर उसके बाद इडियम्स, प्रोवर्ब्स, फिर कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आ जाती हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच आ जाते हैं, आपने पढ़े ही होंगे सारी इनकी पार्ट्स ऑफ स्पीच हमने पढ़े होते हैं, मैं भी आपको पढ़ा दूंगा। और उसके बाद आपके प्रेपोजिशन आ जाती है, वो बड़ी इंपॉर्टेंट है प्रेपोजिशन। आप लोग सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट खुद करेंगे, वो मेरा काम नहीं है, वो तो बहुत लेंथी है, आफ्ताब अहमद की बीए की बुक से कर लें। और जिसने अपनी इंग्लिश सीधी करनी है ना उसके लिए तरीकाकार क्या होता है कि पहले टेंसेस पे काम करें, इम्तियाजी ग्रामर की बुक पकड़े, उसके साथ आफ्ताब अहमद की बीए की बुक पकड़ के सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट करे, फिर preposition करे, फिर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड सेंटेंसेस करे, फिर पंक्चुएशन करे, फिर जाए वोकैबुलरी की तरफ, वोकैब को बिल्ड करे जिस तरह मैंने किया था। उसके बाद फिर सेंटेंस करेक्शन है, टेंसेस आ जाते हैं, एक्टिव वाइज, पैसिव वाइज, नरेशन आ जाती है। तो ये हमारा इसी इंग्लिश का सिलेबस है। तो इस तरह करते कराते हमने तकरीबन तमाम जो हमारा है कवर करना है। कंप्यूटर है, कंप्यूटर बड़ा आसान है। उसमें एक तो कंप्यूटर के एब्रीविएशन आ जाते हैं बहुत ज़्यादा, वो हम पढ़ेंगे। कंप्यूटर की टाइप्स हैं, जनरेशन हैं, और कंप्यूटर सिस्टम की टाइप्स हैं, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर हार्डवेयर, इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस, पॉइंटिंग डिवाइसेस, और डेटा स्टोरेज के बेसिक यूनिट्स, प्रिंटर्स हो गया, आपके कंप्यूटर आर्किटेक्चर हो गया, मेमोरी की टाइप्स, ऑपरेटिंग सिस्टम, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, लैंग्वेज ट्रांसलेटर, मॉडेम, इंटरनेट, एड्रेस स्कीम्स हैं, विंडोज के फीचर्स हैं, वर्ड प्रोसेसर है, कीबोर्ड है, और एम एस वर्ड, एम एस एक्सेल, और पीपीटी जिसको पावर पॉइंट बोलते होते हैं उसके एमसीक्यूज हो गए। ये सारा कुछ है जो हमने कवर करना है अपने जीके के सिलेबस में। कोई सवाल है तो मुझसे पूछ सकते हैं। आई एम डन। थैंक यू वेरी मच। नहीं, ये नहीं कह सकता कि ये वाला सेशन पीएमएस के एग्जाम तक हो जाएगा, ये मैं नहीं कह सकता। पीएमएस के एग्जाम्स कुछ पता नहीं है मेरी। कह सकते हैं कि जो सोर्सेज हैं वो कहते हैं, कुछ कहते हैं अगस्त में, कुछ मई में। आई डोंट नो, अगस्त इज मोर ऑथेंटिक, मे बी, मे नॉट बी। पीएमएस में पहले तो एक साल आप एसओ पोस्टेड होते हैं, उसके बाद फिर आप नॉन एसी पोस्टिंग पे चले जाते हैं, एसी एचआर लग गए, एसीजी लग गए, जनरल असिस्टेंट कमिश्नर, जनरल असिस्टेंट कमिश्नर एचआर। और फिर उसके बाद आप लग जाते हैं, क्या कहते हैं, डीडी कहीं लग सकते हैं, डिप्टी डायरेक्टर एंटी करप्शन में, फूड डिपार्टमेंट में, लोकल गवर्नमेंट, एनी वेयर यू वांट। उसके बाद 2 साल कंप्लीट करके फिर आप एसी शिप पे जाते हैं। हेलो। जी मैं टॉपर हूँ। यार आप ये वाला लिंक दे दें बाकी पे। नहीं, यही वाला दिन है। हाँ हाँ, ये वाली इसको एडिट करके भेज दें।